नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 187 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। पीसीएस चयनित अभ्यर्थियों को मिली सौगात। अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान। चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी। बूथ स्तर पर फोकस, संगठन विस्तार और युवा कार्यकर्ताओं पर जोर। हर विधानसभा में चुनावी ढांचा होगा मजबूत। धामी सरकार के 5 साल पर कांग्रेस का हमला। विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच पर देहरादून में प्रदर्शन। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध। जांच की प्रगति सार्वजनिक करने की उठी मांग। और देहरादून में फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट पर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। करीब 100 व्यावसायिक वाहन ब्लैकलिस्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों और कृषि और कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों सहित कुल 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेश का डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के विश्वास और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने नवचयनित अधिकारियों से पारदर्शिता, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करने का संकल्प दिलाया है। उत्तराखंड में आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी का ये फोकस कार्यकर्ताओं के विस्तार, युवाओं को जोड़ने और लाभार्थियों तक सीधा संपर्क बढ़ाने पर है। इसी रणनीति के तहत संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव के समय पार्टी अलग चुनावी टीम और प्रदेश चुनाव संचालन समिति का गठन करती है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए जाते हैं। फिलहाल पार्टी बूथ प्रबंधन को मजबूत करने, अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने और हर बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करने पर काम कर रही है। पार्टी चुनाव के समय चुनाव की अलग टीम तैयार करती है, जो प्रदेश की चुनाव संचालन समिति होती है। चुनाव के लिए कार्यकर्ता को हर विधानसभा स्तर पर उसके संयोजक, सह संयोजक हम लोग नियुक्त करते हैं। अभी उस सब विषय में समय है, लेकिन अभी हम अपने बूथ के प्रबंधन को ही मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में नए युवाओं को जोड़ रहे हैं। 1 बूथ 20 यूथ, और हर बूथ पर 10 बहनें कार्यकर्ता हमारी हर बूथ पर गठित हो जाए, उस दिशा में हम लोग काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लाभार्थी जो संपर्क अभियान के कार्यकर्ता हैं, उनको भी हमने काम में लगाया, जिनको केंद्र राज्य सरकार द्वारा लाभ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार के कार्यकाल को विफल बताया और विकास, रोजगार, उद्योग, महिलाओं की सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का ये कहना है कि ऐतिहासिक कार्यकाल वही होता है जिसमें ऐतिहासिक काम हुए हों। साथ ही उन्होंने एनडी तिवारी के कार्यकाल से तुलना करके सवाल उठाते हुए ये पूछा कि 5 साल में कितने नए उद्योग लगे, कितने रोजगार मिले और निवेश के दावों का क्या परिणाम निकला है।
कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कहा कि धामी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। ऐतिहासिक तब होता जब ऐतिहासिक कार्य किए होते, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि संकीर्ण विचारधारा की है, और तो यही वजह है कि अपने धामी जी के इस कार्यकाल को एनडी तिवारी जी के कार्यकाल से वो उसका कंपैरिजन कर रही है। तो मुझे लगता है कि एनडी तिवारी जैसा बनना सबके बस की बात नहीं है। विकास पुरुष यूं ही नहीं उन्हें कहा जाता। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से कि 5 सालों में आखिर उन्होंने किया क्या है जो अपनी तुलना एनडी तिवारी जी से कर रहे हैं। कितने सिटकुल लाए, कितने पिटकुल लाए, कितनी फैक्ट्रीज लाई, और जिस जो है इन्वेस्टर समिति को उनके खुद के जो पांडे जी हैं वो ये बता रहे हैं कि दूसरा औद्योगिक क्रांति थी वो उत्तराखंड की। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ उसके बाद कितने उद्योग लगाए उन्होंने उत्तराखंड में। आज भी युवा बेरोजगार है, हर दिन युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको आप अपनी उपलब्धि मान रहे हैं। चंपावत के लोहाघाट में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान लोहाघाट के रामलीला मैदान से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल और धारचूला के विधायक हरीश धामी की ओर से मुख्यमंत्री धामी पर किए गए तीखे राजनीतिक हमलों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। धारचूला विधायक हरीश धामी के द्वारा दिया गया बयान, जिसमें असली धामी हो और मुख्यमंत्री नकली धामी है, उस पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस खुद ही अंदरूनी कलह से परेशान है। कांग्रेस पार्टी जो आज पतन की ओर अग्रसर है, उसके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं। वो न जनता के हितों के मुद्दे में बोल लिए, न उनके पास कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का लूज पॉइंट है कि उसके खिलाफ वो कोई ऐसा विशेष आंदोलन या धरना प्रदर्शन करे। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो मैं शर्म आनी चाहिए हरीश धामी जी को, जो एक ऐसा घटिया बयान देते हैं कि मैं बड़ा धामी और आदरणीय इस प्रदेश के धुरंधर धामी जी, जिनको धुरंधर नाम दिया गया है, वो नकली धामी है। तो ये कहीं से कहीं तक ये तथ्यात्मक बात नहीं है और किसी के पेट में ये हजम भी नहीं हो रही है कि ऐसा घटिया बयान वो देंगे। और उसी तरह गणेश गोदियाल जी अनर्गल बयानबाजी की, भ्रष्टाचार, ये वो, हम ये उनको इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको हम चेतावनी देते हैं, वो एक भी ऐसा भ्रष्टाचार, एक भी ऐसी घोटाला, एक भी भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोई कमी अगर घोषित करके दिखाए तो उसके बाद वो हमसे सवाल पूछे। कांग्रेस जो है सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, तो उसके पास कोई मुद्दे तो है नहीं, क्योंकि वे इस प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं और कैसे भी सोचते हैं कि इन अनगिनत बयानों के द्वारा हम सत्ता में आ जाएंगे। जनता सब जानती है और इनके विकास कार्य जो इनको, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी थे ये, तो वह दूसरे से भी यही कल्पना करते हैं कि ये भी भ्रष्टाचारी, क्योंकि इन्होंने 70 साल देश में राज किया, तो कितने भ्रष्टाचार के जनता जानती है। के विकास कार्यों से बौखला कर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास विकास के या ऐसे पूर्व में भी कोई मुद्दे रहे नहीं हैं और वो गलत बयानबाजी कर कर लोगों को भ्रमित कर कर, जनता को भ्रमित कर इस अमर्यादित भाषा का जिस प्रकार से प्रयोग किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जैसा कि जनपद चंपावत की बात करें तो ऐसे अनगिनत ऐसे विकास कार्य किए हैं जिनसे कांग्रेस की पार्टी बौखला गई है। छोटी मानसिकता का प्रतीक है, छोटा बड़ा, की आज की जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह जन जन तक पहुंचने का कार्य करती है और अंतिम छोर तक पहुंचे व्यक्ति के लिए प्रयास करती है। तो ये हरीश धामी जो इस प्रकार का बयान देते हैं कि छोटा धामी बड़ा धामी, यह उनकी सोच और उनकी पार्टी की सोच को दर्शाता है। मुनस्यारी में आज कांग्रेस की परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया। खराब मौसम के बावजूद इस रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली है। रैली भारतीय स्टेट बैंक से शुरू हुई और बस स्टेशन के सभास्थल तक पहुंची। रैली का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विफल हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुनस्यारी क्षेत्र में विकास कार्यों में अनियमितताएं हो रही हैं, जबकि कई मोटर मार्गों की स्थिति आज भी जर्जर बनी हुई है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर देहरादून के सीबीआई कार्यालय के बाहर विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जांच की प्रगति सार्वजनिक करने और इस मामले की जवाबदेही तय करने की मांग उठाई है। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें सीबीआई कार्यालय की ओर बढ़ने से रोका है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने सीबीआई आवास परिसर के गेट पर ही तालाबंदी करके विरोध दर्ज करवाया है। प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि इस मामले में अब तक कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले। उनका ये आरोप था कि जांच की वर्तमान सिचुएशन स्पष्ट नहीं की गई और न ही किसी नई कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। साथ ही उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। देखिए, हम मेन गेट पे जा रहे थे, इन्होंने वहां पे बैरिकेड लगा दिए। सीबीआई को कौन सा डर है भाई? वो सरकार की पिट्ठू है क्या? सवालों के जवाब नहीं दे सकते? हम पहले भी आए थे, हमारे बहुत सिंपल सवाल है। हम ये जानना चाहते हैं कि वीआईपी के जो नाम आए हैं, दुष्यंत गौतम और अजय कुमार, आपने क्या अब तक उन्हें बुलाया है? वो बार बार उत्तराखंड की धरती पर आते हैं, यह हमें मंजूर नहीं है। क्या आपने उर्मिला सनावर को बुलाकर पूछताछ करी है? क्या आपने अजय कुमार, दुष्यंत कुमार को बुलाया है? और मुख्यमंत्री के हैंडल से साक्ष्य मिटाने की बात हुई है, क्योंकि उस ट्वीट में कहा गया है कि बुलडोजर कार्रवाई हुई। तो बुलडोजर कार्रवाई तो साक्ष्य मिटाने के लिए हुए ना। तो अगर आज आप जवाब नहीं देंगे तो आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम आएंगे, तालाबंदी करेंगे और सीबीआई से जब मांग रहे हैं जवाब तो क्यों नहीं दे रहे? आप 6 महीने बीतने के बाद भी अब तक ना उर्मिला सनावर, ना रेणु बेस्ट, ना दुष्यंत गौतम, ना अजय कुमार और सबसे बड़ी बात, ना अंकिता भंडारी के माता पिता को बुलाया है। तो आपको क्या समझा जाए कि आप बिके हुए हैं, अब सरकार के पिट्ठू बन के काम कर रहे हैं? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि सीबीआई क्यों नहीं जांच की शुरुआत कर रही है। अब बताए जनता को कि जांच कहां तक पहुंचे। हम कोई उनसे जांच के तथ्य थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो सीधा ये कह रहे हैं कि आपने किस किस की गवाही ली या नहीं ली। हमारे साफ स्पष्ट कहना है, उनके माँ पिता का अभी तक बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया? उर्मिला सनावर है, उनके वीडियो की सच्चाई को क्यों नहीं नापा गया? उनके बयान क्यों नहीं लिए गए? और जो बुलडोजर चलाने वाले हैं, जो वीआईपी कहे जा रहे हैं लगातार, जिनको लोग कह रहे हैं कि ये वीआईपी है, उनको क्यों नहीं जांच के दायरे में लिया जा रहा है? ये हमारा स्पष्ट कहना है। वो बता दें कि हम इन सबको जांच के दायरे में ले रहे हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि कम से कम सीबीआई की कोई जांच तो चल रही है। लेकिन सीबीआई किसी तरह से कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। जी देखिए, जब से ये प्रकरण हुआ है, इतने वर्ष बीतने के बाद भी आज भी हम न्याय के लिए भटक रहे हैं। तब से हम आंदोलनरत थे और आज भी हम आंदोलनरत हैं। सीबीआई जांच होने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 6 महीने सीबीआई जांच को होने वाले, परंतु अभी तक किसी को बुलाया नहीं गया, ना उनके माता पिता को बुलाया गया, ना जिनके नाम इसमें खुल के आए वीआईपी, उन सबको भी नहीं बुलाया गया, उर्मिला सनावर को नहीं बुलाया गया, उनके पति को नहीं बुलाया गया। तो ये क्या समझे इसको? ये एक सरकार की मिलीभगत है। जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा, हम इसी तरीके से आंदोलनरत रहेंगे, इसी तरीके से हम घेराव करेंगे। और आज हमने सीबीआई दफ्तर का तालाबंदी का जो वादा किया था, आप देख सकते हैं सामने तालाबंदी यहाँ पे हमने कर चुके हैं और आगे भी हम जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किए जाने के बाद अब शिक्षा विभाग सभी मदरसों को मुख्य धारा से जोड़ने और उन्हें मान्यता देने की कार्रवाई में जुट गया है। हरिद्वार जिले में संचालित हो रहे 250 से अधिक मदरसों को अब निजी स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा विभाग की ओर से मान्यता दी जाएगी। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद ने ये बताया कि अब तक 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है और अन्य मदरसों की फाइलें भी लगातार आ रही, जिन्हें जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरा करके मान्यता दी जाएगी। अभी अधिकरण बना है, उसके अकॉर्डिंग सारे मदरसों को उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन, जैसे बाकी निजी विद्यालय अपना मान्यता लेते हैं, वैसे ही अपनी मान्यता की प्रक्रिया में फाइल लगाएंगे। ऐसी लगभग 26 फाइलें हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं और अभी 25 तारीख को एक बैठक हुई थी। उस तब तक हमारे पास 5 फाइलें आई थी, जिसमें से 1 फाइल क्लियर हुई है। 4 में अग्निशमन संबंधी इशू थे, तो उनको आपत्ति लगा के वापस किया गया था। बाकी प्रोसेस में लिमिट नहीं है, पर यह था कि 1 तारीख तक ये सबको करना है। अब जैसे जैसे आगे प्रक्रिया होगी वैसे नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। कस्टम विभाग के द्वारा तहसील परिसर में तहसील प्रशासन के सहयोग से नेपाल सीमा से तस्करी के दौरान पकड़े गए थर्ड कंट्री काजू और चीन के अखरोट को विभागीय कार्रवाई करते हुए जमीन में दबाकर नष्ट किया गया। कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त बरेली मंडल प्रवीण भूषण के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। वहीं इस दौरान बरेली मंडल के सहायक आयुक्त कस्टम प्रवीण भूषण ने बताया कि खटीमा कस्टम विभाग की टीम की ओर से नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 2460 क्विंटल थर्ड कंट्री के काजू और 60 क्विंटल चाइनीज अखरोट को पकड़कर सीज किया गया था। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच में ड्राई फ्रूट खाने योग्य नहीं पाए गए, इसलिए एक टीम का गठन करके आज खटीमा तहसील परिसर में तहसील प्रशासन के सहयोग से इस ड्राई फ्रूट को जमीन में गाड़कर नष्ट किया गया है। हम लोगों ने सीज किया था। इसमें लगभग 2460 किलो हम लोगों ने काजू का टुकड़ा किया था। बहुत छोटा छोटा टुकड़ा था जो कि थर्ड कंट्री गुड्स था और ये नेपाल के रास्ते ऑफ रूट से आ रहा था। तो इसको हमारी खटीमा की सीएमपीयू टीम ने सीज किया था। और इसके बाद इसमें 60 किलो अखरोट भी था चाइनीज़ ओरिजिन का, जिसको भी सीज किया गया। और उसके बाद पूरा प्रोसीजर करके इसको ऑब्सोल्यूट कॉन्फिस्केशन किया गया गुड्स का। और उसके बाद में इसका डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि इसको इस प्रकार से डिस्ट्रक्शन किया जाता है कि इसका दोबारा से रीयूज़ ना हो पाए, कोई इसको दोबारा से इस्तेमाल ना कर पाए। तो इसी प्रोसेस के तहत एक टीम बनाई जाती है और उनकी निगरानी में इसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के बेतरतीब कट से एक युवक की जान चली गई। दरअसल गोरा पड़ाव क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मारी है। भीषण इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई, जिससे बाइक पूरे तरीके से जलकर खाक हो गई। इस हादसे में लालकुआं वार्ड नंबर 4 निवासी समाजसेवी उदयवीर सिंह के बेटे सिद्धार्थ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त अयान खान की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच में अनियमितता मिलने पर आरटीओ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। विभागीय जांच में करीब 100 ऐसे वाहनों की पहचान हुई जिन्होंने उत्तराखंड के अधिकृत एटीएस सेंटर की बजाय अन्य राज्यों से नियम विरुद्ध फिटनेस प्रमाण पत्र लिए हैं। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने इस पर बताया कि सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए थे जिनका जवाब नहीं मिला और या फिर संतोषजनक नहीं पाया गया। उनके वाहनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। साथ ही संबंधित एटीएस सेंटरों का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा और अन्य राज्यों के परिवहन विभागों से भी जांच कराई जा रही है। कुछ कमर्शियल गाड़ियां हैं जिनका जो फिटनेस है UK 07 नंबर जो उत्तराखंड की एटीएस सेंटर पे होना चाहिए था। हमारी इंक्वायरी में हमने ये पाया कि लगभग 100 वाहन ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के फिटनेस सेंटर्स पे अपनी जांच करवाई है।
तो यहाँ पर हमें संदिग्धता होने पे हमने इस पे एक जांच बिठाई और हमारे ARTO साहब को बोला हमने इस पे इंक्वायरी करें। तो सभी गाड़ियों को नोटिस दिया गया, जिसमें से कुछ गाड़ियाँ टर्न अप हुई और उन्होंने अपना रिस्पॉन्स भी दिया है कि उन्होंने किस वजह से वहाँ कराई है। लेकिन बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका अभी रिप्लाई नहीं आया है, उनको हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया। उनका कोई भी काम नहीं होगा जब तक वो हमारे यहाँ रिप्लाई नहीं करेंगे और अपनी गाड़ी की फिटनेस यहाँ चेक नहीं करवाएंगे। साथ ही हमने ATS सेंटर जो है संबंधित, उनको भी नोटिस दिया था। तो बिजनौर के जो ATS सेंटर हैं, उन्होंने आके अपना पूरा रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में जमा करवाया है, जिसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में एक फार्म की जमीन को लेकर विवाद सामने आया। मामला किच्छा में पिपलिया मोड़ के खान फार्म के मालिकाना हक और कब्जे से जुड़ा हुआ है। ये मामला थोड़ा चर्चित इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी की ननद सायरा वाड्रा इससे जुड़ी हुई हैं। हुआ यूं कि सायरा ने नसरीन सांगा पर फार्म पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। अचानक ये मामला इसलिए भी गर्मा गया क्योंकि कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहर समेत कई नेता फार्म के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। वो ये चाहते हैं कि कब्जा सायरा वाड्रा को दिया जाए, लेकिन नसरीन फार्म के अंदर मौजूद हैं। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विधायक ने तो न्याय न मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। एक्चुअली ये फार्म हाउस जो है मेरी बुआ जी का है और उन्होंने मुझे वसीयत में, मुझे और अपने कजन ब्रदर को वसीयत में दिया है, सिकंदर आलम खान और मैं सायरा वाड्रा। हम लोग को इन्होंने वसीयत में, मेरी बुआ जी ने 2024 में हमें विल किया था। उन्होंने शादी नहीं करी थी तो उनकी कोई बच्चे वगैरह नहीं थे, तो हम ही बचपन से उनके साथ रहे हैं और उनकी देखभाल सब हमने ही करी है। तो उन्होंने ये विल हमें करी थी अपनी। इनकी जो बहन जो अंदर कब्जा करके आज घुसी हैं, वो कभी हमने इनको यहाँ देखा नहीं है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास ये कॉल आई थी कि भाई आप अपने पक्ष के सारे जितने भी कागजात हैं वो दिखाइए। तो हमने सारे कागजात यहाँ से लेकर के पुराने कोर्ट के कागजात तक दिखाए। सन 2014 में जो उनका हमारे साथ समझौता हुआ था कुलसुम खान जी के साथ, वो तक भी दिखाया। सारी एक एक चीज दिखाई। दूसरे पक्ष से जब कागजात की मांग की गई तो उनके पास एक भी पेपर नहीं था, लेकिन अंदर जो बातचीत हुई उसके आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको बोला है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसलिए जो है वो ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये बोला कि क्योंकि कोर्ट में मसला विचाराधीन, आप कोर्ट से आप क्योंकि आपके पास स्टे है, आप ऑर्डर लेकर के आ जाइए, जो कोर्ट आदेशित करेगा उसी के अनुरूप वो लोग कार्रवाई करेंगे। तो है कि कोर्ट ने उसने ये सारी चीज का निष्कर्ष दिया कि जो न्यायालय में मुकदमे विचाराधीन है, आप उसमें जाके मुकदमे में अपना पक्ष रखें। दोनों पार्टी जिस तरीके से विवाद हुआ है, जो भी चीजें हैं, उसका सारा पक्ष वहाँ कोर्ट में रखें न्यायालय में। और जो भी यथास्थिति है, जो जैसे है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, जो अंदर है अंदर रहेगा, जो बाहर है वो बाहर रहेगा, और जो परिस्थिति है उसे लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन रखेंगे। दोनों पक्ष को कहा हुआ कि भैया कोई भी कैसी की परिस्थिति खराब ना करेंगे। जिस तरह से पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है अभी, वो वहीं खड़ी रहेगी, हटेगी? नहीं, पुलिस वहीं रहेगी, जो भी है यथास्थिति मेंटेन रखेगी जब तक ये सारी व्यवस्था सारी चीज बननी जाती है। दोनों पक्षों के मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर कोई टिप्पणी प्रशासन द्वारा किया जाना उचित नहीं है। एक पक्ष अपने को कह रहा है कि हम उनके मृतक के उत्तराधिकारी हैं, इस हैसियत से संपत्ति पर हमारा कब्जा है। दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास वसीयत है, इसलिए संपत्ति के हकदार हम हैं। अभी दोनों पक्षों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं मीडिया के माध्यम से दोनों पक्षों के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, कानून को अपने हाथ न लें, विवाद की स्थिति उत्पन्न न करें। एक्चुअली ये जमीन का विवाद ये कल प्रारंभ हुआ था दो पक्षों के द्वारा, जिसमें एक तरफ नसरीन सागा मैडम है, दूसरी तरफ सायरा वाड्रा मैडम है। उसको कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था और एक पक्ष उसमें बैठ गया था कब्जे में। इनका कहना है ये लोग जो है कब्जे में बैठ गए हैं, दूसरा पक्ष उसमें जाना चाह रहा था। क्योंकि आपस में विवाद की स्थिति पैदा होती, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन वहाँ मौजूद रहा और आपस में स्थिति ये पैदा नहीं होने दी कि आपस में ये झगड़ा करें। उसी को लेकर के दोनों पक्षों के कब्जे को लेकर के और तथ्यों को सुनने के लिए एडीएम साहब ने आज तहसील में दोनों ही पक्षों को बुलाया गया था। दोनों के वकील यहाँ सम्मिलित हुए हैं, अपना अपना पक्ष रखा है। एसडीएम साहब ने और एडीएम साहब ने बुलवा करके फिर हम लोगों को बताया कि इनसे बात हो गई है और दोनों ही लोगों से कहा गया है जो वर्तमान स्थिति वो बनी रहे, ना कोई जबरन उसमें घुसे और ना कोई जबरन उसमें से बाहर निकालने की कोशिश करे। तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।